है जीएसटी में, जहां से पूछना है। मैं तो ओपन हूं, आप कुछ भी पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। इनने दो टॉपिक मुझसे कहे थे, एक जीएसटी एमएनएसटी स्कीम और एक सेक्शन 74 कैपिटल ए। क्या ये हम सब तैयार हैं इन दोनों टॉपिक के लिए? तैयार हैं? तो एमएनएसटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरा मार्च 2020 का 3B था। मेरा मार्च 2020, मैंने जब मार्च 2020 रिपीट किया तो आपको मालूम होगा मार्च में कोविड आ गया था। मैं भर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं था। जीएसटी एक्रूअल है, आपके क्लाइंट ने आपको पे किया या नहीं किया, आपको अपने पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा। तो मार्च 2020 जिसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 1920, मैं रिटर्न नहीं भर पाया क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल था ही नहीं। मुझे भरना था 20 अक्टूबर 2020 को फाइनेंशियल ईयर 1920 का, अगर मुझे क्रेडिट अवेल करनी थी। पर जैसा कि मैंने बताया 6 महीने हमारे कैसे बीते हैं हमें मालूम है। मैं 20 अक्टूबर 2020 को भी रिटर्न नहीं भर पाया, 3B नहीं भर पाया। मैंने भरा 27 नवंबर 2020 को। कब भरा? 27 नवंबर 2020 को। डिपार्टमेंट ने कहा, देखिए जब 27 नवंबर 2020 को मैंने भरा तो मैंने डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी के ऊपर इंटरेस्ट पे किया था 18% का। ड्यू डेट 20 अप्रैल थी और एक्चुअली मैंने पे भरा 27 नवंबर को। मैंने पूरा इंटरेस्ट दिया 18% पर एनम। 3B मैंने लेट भरी, मैंने उसकी लेट फीस भी दी, पर डिपार्टमेंट कहता है बिमल जी आपको 1920 की क्रेडिट नहीं मिलेगी। एम आई क्लियर? उसने कहा आपको 1920 की क्रेडिट नहीं मिलेगी। मैंने उनसे कहा सर कोविड आ गया था, हम सबकी दुकान बंद थी, आप भी ऑफिस नहीं आते थे, फिर मैंने ब्याज भी दिया है आपको 18% और लेट फीस भी आपने ली है, आप मुझे क्रेडिट क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा बिमल जी एक प्रोविजन होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, आपको टाइम लिमिट थी 20 अक्टूबर 2020 तक आपको अपना 3B भर देना था। मुझे नहीं मालूम कोविड आ गया, मुझे नहीं मालूम आपके क्लाइंट ने आपको पैसा दिया या नहीं दिया, आपने नहीं भरा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये वाला मैटर गया। एक फैक्ट जो मैंने आपको बताया ना, मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड कर दिया। एपी हाई कोर्ट का यह फैक्ट था इन थिरुमालाकोंडा प्लाईवुड। तो मैंने उस केस से फैक्ट आपको बताया है। तो पिटिशनर ने रिट पिटीशन डाली थी और रिट पिटीशन में 2 आर्गुमेंट लिए थे। पहला आर्गुमेंट ये लिया था, लॉर्डशिप जीएसटी क्रेडिट मेरी वेस्टेड राइट है। एम आई राइट? वेस्टेड राइट है, ये मेरी क्रेडिट को डिनाई नहीं कर सकते। और लॉर्डशिप देखिए मैंने ब्याज भी दिया है और मैंने लेट फीस भी दी है, अगर एक क्रेडिट डिनाई कर देंगे तो मेरे लिए तो डबल बेमी हो गया। एम आई राइट? लेकिन आज मैं आपको बता दूं, इंडिया में ये वाला केस डिफरेंट हाई कोर्ट में गया था। पटना हाई कोर्ट गोविंदा कंस्ट्रक्शन, कलकत्ता हाई कोर्ट बीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जैन ब्रदर्स। और सारे जजमेंट में एक बात ये थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये टाइम लिमिट की जो कंडीशन जीएसटी लॉ में है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है। तो मैं आपका टेस्ट भी लेना चाहूंगा। लंच हुआ है आपने, भोजन भी अच्छा किया है, मिठाई भी अभी नहीं किया? ओह, आप लोग प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं। तो एक बार जोरदार ताली आपके लिए। नहीं सर, अगर आपने
सर अगर आपने भोजन नहीं लिया तो विश्वास मानिए मैं भी आप ही के साथ भोजन लेके जाऊंगा। देखिए, प्रभु के साथ प्रभु की संपन्नता भक्तों से आती है। जो भक्त बिना खाए बैठे हैं, मान लीजिए वो मेरे कितने करीब, मानना नहीं है, सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और विश्वास मानिए 1 घंटे में 3-4 अच्छे टॉपिक इस तरह से दूंगा कि कल की डेट में जाके ही आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। फीस मुझे नहीं दीजिएगा, फीस आप कमाइएगा और कुछ उसका हिस्सा प्रभु के मंदिर में जरूर डालिएगा, ठीक है ना। सभी हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन था, वेस्टेड राइट की बात हो रही थी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या जीएसटी क्रेडिट, जस्ट मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहूंगा, जीएसटी क्रेडिट क्या हमारी वेस्टेड राइट है? कितने लोग मानते हैं वेस्टेड राइट है? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। और कितने लोग मानते हैं वेस्टेड राइट नहीं है? अच्छा, जो ऐसे बैठे हैं वो कौन है? बसपा वाले हैं? नहीं भैया, अब पूछ लूं, हमारे बीच ही बैठे हो। हाँ, नहीं सर, राम जी चलाएंगे। और देखिए, जब पढ़ाई की क्लास में बैठे हैं तो अपना औधा, अपना एक्सपीरियंस बाहर रख दीजिए, बच्चा बन जाइए। अगर आप गलत भी आंसर करेंगे और मैं करेक्ट करूंगा तो आपके माइंड में रजिस्टर करेगा। लेकिन अगर आप आंसर नहीं करेंगे, हाथ ऐसे रख के बैठेंगे, बाबा रामदेव बोलते हैं हाथ ऊपर नीचे करते रहिए, पता चलेगा कि ये चल रहा है। ऐसे करके बैठ गए, मालूम पड़ा उसी में चला गया। सर, चलाते हुए जाना है। अंतिम पल ऐसा होना चाहिए कि मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं और हमारा अंतिम समय आए। और वो अंतिम नहीं होता, हमसे पर्याय बदलते हैं। ये हमारी वेस्टेड राइट नहीं है। जीएसटी क्रेडिट इज नॉट माई वेस्टेड राइट, इट इज ओनली कंसेशन और बेनिफिट प्रोवाइडेड कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तब ये आपकी वेस्टेड राइट बनती है। अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो ये आपकी वेस्टेड राइट नहीं है सर, नहीं है। सभी हाई कोर्ट ने यही कहा है। तो यानी विद इन टाइम 20 अक्टूबर तक 3B जानी थी। कोविड आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका यह कहना है बिमल जी अपने पॉकेट से जमा कराते। बिमल जी कराते कहां, होता तो कराते ना। तो एक चीज तो मान के रखिए कि कुछ चीजें हमारे टैक्सेशन में, ईज ऑफ बिजनेस की बात हो रही है लेकिन ईज ऑफ बिजनेस है नहीं। अब मैं आपको 2 टॉपिक बताता हूं इसी के साथ। रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब संजय मल्होत्रा जी थे, अब तो आरबीआई के गवर्नर हैं। उनसे मेरी एक चिंतन शिविर में एक प्रोग्राम हुआ था। चिंतन शिविर 3 अगस्त 2023 को हुआ था। तो वो रूबरू कर रहे थे, भारत विकसित भारत बन जाएगा तो हमारी टैक्सेशन की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। मैंने 2 बातें रखी थी, आप भी सेकंड कीजिएगा कि मेरी बात सही थी या नहीं थी। पहली बात मैंने रखी, सर आप लोग एसएमई को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो वालों को, लेकिन पर आप उनके हिसाब से काम नहीं करते। जैसे ही मैंने बोला तो उनने आंख तरेरना चालू। आपने देखा ना, ताई जी को देखा है ना, ओहो, आप कुछ पूछ लीजिए बस उनसे, वो समझ में नहीं आता क्या। तो ताकत जुटा के मैंने बोला, सर आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिएगा मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मैंने कहा, सर जीएसटी मेरी एक्रूअल लायबिलिटी है, मुझे क्लाइंट ने पे तक नहीं किया और आप मुझसे कहते हैं जमा करा। जमा नहीं कराया
तो आप मुझसे 18% की ब्याज मांगते हैं सर, 18%। सर 18% की ब्याज तो वो जमींदार वालों का टाइम है, पुराना टाइम। जीएसटी जहां पे ईज ऑफ बिजनेस की बात है, हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि ब्याज के रेट कम होने चाहिए और आप 18% हमसे मांगते हैं। मैंने कहा जब हम रिफंड फाइल करते हैं जीएसटी में, मैडम पहले तो हमारा रिफंड ही टाइम से आ जाए, हम तो इसी को बहुत बड़ी बात मानते हैं। इंटरेस्ट के लिए तो अधिकारी हमसे बुलवा लेता है, ब्याज तो नहीं मांगेगा, am I right? और क्लाइंट भी क्या बोलता है मालूम है, बिमल जी प्रिंसिपल ले लो, ब्याज छोड़ो। लेकिन आप मुझे कितना देते हैं डिलेड पेमेंट पे मालूम है? 60 डेज से बियॉन्ड हो जाए तो वो ब्याज देंगे, लेकिन उनकी रेट कितनी है मालूम है? 6%। तो ये कहां इक्वालिटी हुई? इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो आप मुझसे ले रहे हैं आप भी उतना दीजिए। क्या आप एग्री करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा सर वो सीबीडीटी वाले भाई भाई हैं, सीबीडीटी मीन डायरेक्ट टैक्स, डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, बिमल जैन जीएसटी, सीबीआईसी भाई भाई हैं। इनकम टैक्स में डिले के लिए 12% है, आप जीएसटी में भी 12 कीजिए। सर कान पे जू नहीं रह रहा, 7.5 साल होने आ गए हैं। फिर मैंने कहा सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, तीसरी बात बताता हूं, आप लोग जोर जबरदस्ती करके हमारे ऊपर इस तरह की चीजें करते हैं। अब मान लीजिए मैं 3B नहीं भर पा रहा क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, पोर्टल मेरा 3B नहीं लेता जब तक कि मैं टैक्स का पेमेंट नहीं करूंगा। तो आप क्या करते हैं, मैं टैक्स जमा नहीं कर पा रहा, 3B नहीं भर पा रहा, तो आप मेरी क्रेडिट को भी खा जाते हैं, इधर डिले पेमेंट के ऊपर 18% की ब्याज भी मांगते हैं और लेट 3B के लिए लेट फीस भी लेते हैं। ये तो आपने 1/30 से कितने सारे निशाने कर लिए, मतलब ये जिंदा बचे ही नहीं। सर बार बार ये लोग कहते हैं हनी बीज सिर्फ हनी ले, अगर उसने मार दिया सर बिजनेस रहेगा तो टैक्स रेवेन्यू आएगा। देखिए वैसे तो मैं ऑलवेज इनके साथ हूं, इस बार वो 400 पार की जो स्लोगन था सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने बिजनेस को बच्चे की तरह नहीं पाला तो ये टूट जाएगा। और यही हुआ, 400 पार कुछ हुआ नहीं, बच गए इस बात तो। सर अगर हम बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप 3B मुझे भरने, उन्हें पूछा क्या करना चाहिए बिमल जी, मैंने कहा सर 3B मुझे भरने दो, ले मैं नॉन पेमेंट एंड शॉर्ट पेमेंट कुछ भी है मैं 3B भरूं, मेरा क्रेडिट तो बचेगा। फिर जितना डिले हुआ आप तो मुझसे ब्याज ले ही रहे हैं, एग्री कर रहे हैं आप लोग, तो आपका तो नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, 1/30 से मेरी क्रेडिट को भी खा गए, ब्याज भी ली, लेट फीस भी ली। ये कौन सी चीजें हैं सर? ये फैक्ट ना, अभी एमपी हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस गया आनंद स्टील का, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की बात हुई। तो कोर्ट ने हमारी इस दर्द को समझा और उन्होंने कहा ये तो बड़ा, ये डबल पनिशमेंट, क्रेडिट भी खा जाएंगे ब्याज भी लेंगे। उन्होंने कहा इस बात को, पर हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ड्यू रिगार्ड्स टू देम, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे उन्हें जजमेंट नहीं दिया। उन्हें ये तो कहा बिमल तुम्हारा दर्द हमें समझ में आता है, और ऑर्डर का पार्ट बनाया। लेकिन उन्होंने कहा 16 सबसेक्शन 5 आ गया है तो हम प्रॉब्लम नहीं करते।
लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी अभी डिमांड है कि 3B के जरिए आप क्रेडिट की बात करते हैं, जब मेरे पास पैसा नहीं है मुझे 3B भरने दीजिए। डू यू ऑल एग्री? पहला रिकमेंडेशन, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात हो और हमारे पास कोई मंत्री महोदय आ जाए, घबराइएगा नहीं, घबराना एकदम नहीं है। अगर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो वो उनको लगेगा कि वो सब सही रास्ते पे चल रहे हैं, वरना क्या होगा, वित्त मंत्री जी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग करके बाहर आएंगी और फिर कहेंगी मालूम है पॉपकॉर्न, आप समझते नहीं हैं, पॉपकॉर्न अगर नमकीन है, चटपटा है, मसाले वाला है, इतना नाम लिया उनने, मुझे लगा सारे पॉपकॉर्न खा के बैठी हैं। तो 5%, am I right? अगर पैकेज कर दिया, लेबल कर दिया तो 12%, और कैरेमलाइज शुगर मिला दिया तो फिर मैं सोच जाता अगर वो सॉल्टेड एंड स्वीट कर दे तो आप समझ रहे हैं ना। अरे आपको लॉ पढ़ना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लॉ को हमारी भाषा में मार्केट बैलेंस थ्योरी में पढ़ना है कि लोग बाजार में कैसे लेते हैं इसको। मेरा सजेशन होता कि सर अगर इतना डिस्प्यूट है मिल्क वर्सेस फ्लेवर्ड मिल्क, अरे है तो मिल्क ही ना, दही वर्सेस फ्लेवर्ड दही, आपने क्या कर रखा है। और इस क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट आप जितना ज्यादा करेंगे उतना टैक्स इवेजन होगा। मेरा सजेशन यह था कि पॉपकॉर्न को आप 12% कर दीजिए, मीठा हो, चटकीला हो, नमकीन हो, मीठा नमकीला, 12% करने से पॉपकॉर्न 12 हो गया ना। अभी आपको मालूम नहीं है, अगर आपने टिकट, मूवी की टिकट के साथ पॉपकॉर्न अगर ले लिया ना, मूवी की टिकट के साथ, तो 18% है, भलाई वो सॉल्टेड पॉपकॉर्न है क्योंकि कंपोजिट सप्लाई। लेकिन वहां पे जाके पॉपकॉर्न खाया हॉल में जाके तो 5%। लेकिन ध्यान रखिएगा पैकेज नहीं होना चाहिए, कैरेमलाइज नहीं होना चाहिए। और मतलब मैं ये देख के पॉपकॉर्न खाऊंगा कि 5 लगा, 12 लगा, या ताई जी को बहुत बहुत नमस्कार। सर देखिए, वैसे मैं तो हूं इनके साथ, लेकिन जो मेंटेलिटी है ना उसको बदलना पड़ेगा। विश्वास मानिए मैं हूं इनके साथ, लेकिन जब तक ये अपना माइंड नहीं बदलेंगे तब तक ईज ऑफ बिजनेस नहीं आएगा। चलिए, मैं नासिक गया था 4 महीने पहले, भाई साहब मोबाइल वाले, भाई साहब, बड़े भाई साहब मोबाइल वाले, किनका फोन आया है भाई साहब? नहीं, जो भी भाई साहब मेरे हैं, भाई साहब क्या होता है ना कि जब धर्म सभा में बैठे हैं और श्री राम जी के दर्शन करने बैठे हैं तो सबको भूल जाइए, हैं? देवी जी का फोन है, भाई साहब कह रहे हैं देवी जी का फोन है। वो आजकल तो देवी जी का फोन के साथ वो इमोजी चल गई है, मालूम है? हमको तो मालूम ही नहीं था सब इमोजी का मतलब क्या होता है, हम भी सीख गए इमोजी भेजना। मैं तो बोलता इमोजी भेजते क्यों है, घर जाइए रात को फिजिकल दीजिए। हाँ, अरे मना किया है किसी ने कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो नहीं दूंगा। अरे प्यार उमड़ता ही 60 के बाद है। प्रॉब्लम ये है हम कर नहीं पाते। चलिए सर, चलिए। मोबाइल वाले भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, घर पे जाके हैं और एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। सर ना, कितना लुत्फ ले रहे हैं। बोले कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी, कैसे होगी? मिक्स्ड होगी ना, एक उनका एक मेरा, मिक्स्ड हुई है तो कंपोजिट कहां हुई? भाई साहब समझिए, इंटरप्रिटेशन समझिए। 2 सप्लाई अलग अलग, मेरे में नमकीन निकलेगा, उनके में मीठा निकलेगा। वापस।
जब मैं नासिक गया तो नासिक में एक प्रोग्राम हो रहा था, तब 4 महीने पहले ये रिकमेंडेशन 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की पहली जो एमनेस्टी की थी, मैंने नासिक में कितने लोग थे मेरे साथ मुझे नहीं मालूम, वो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है और मैंने कहा था इस पे एमनेस्टी आएगी। एक सफारी रिट्रीट की बात कर लीजिए, एमनेस्टी में बताऊंगा आपको। सफारी रिट्रीट पे भी मैंने 2 बार ट्वीट किया था कि ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करेंगे। अगर आप मेरे साथ ट्विटर पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं तो मैंने पहले से कहा था कि ये बैक ट्रैक करेंगे और इसको, कल हमारे रहमान साहब थे, कल मैं सूरत में था, रहमान साहब हमारे स्टेट के प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, आप चीफ कमिश्नर बन जाएंगे 1 फरवरी से। मैंने रहमान साहब से कहा, मैंने कहा सर आपके तो ऑफिसर मीटिंग के बाहर निकल के आते हैं और आके बोलते हमसे क्लरिकल एरर हो गया। डिफरेंस क्या था? 17(5)C में प्लांट एंड मशीनरी था और 17(5)D में क्या था? प्लांट और मशीनरी, राइट? उनने आके क्या कहा मालूम है? हमसे क्लरिकल एरर हो गया था, हमारा इंटेंशन था ही नहीं आपको देने का। मैंने भी मन में सोचा भैया अगर इतना था तो उड़ीसा हाईकोर्ट के बाद, और रहमान साहब से मैंने कहा उड़ीसा हाईकोर्ट के पास जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था और इतना टाइम एंड एफर्ट्स विथ मनी टैक्स पेयर का और डिपार्टमेंट का लगा, आप पहले से ही बोल देते कि भैया ये डी में जो प्लांट और मशीनरी है इसको प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा। एम आई राइट? आपने इतना टाइम बर्बाद क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज डिसाइड हो जाए फिर आप बैक ट्रैक करते हैं, और उसका सबसे बड़ा लुफ्त देखिए, रिट्रोस्पेक्टिवली करेंगे। अब रिट्रोस्पेक्टिवली करने का मतलब क्या होता है मालूम है? आप जब हमसे कोई गलती हो जाए ना, हमसे टैक्स पेयर से, तो हमसे बोलते हैं कि नहीं नहीं तुमने चोरी की है 74, अरे तुमसे क्लरिकल एरर हो गया तो सब अलाउड है। अरे पैरिटी लेके आइए ना लॉ के अंदर। आप सेंट्रल वाले हैं, आप बड़े भाई हैं, स्टेट को समझा बुझा के साथ लेके चलना है, बॉसेस नहीं करना है आपको। तो मैंने नासिक में जब कहा था, सफारी का भी मैंने टच किया, अब एमनेस्टी है कहा, क्या है वो समझते हैं। 16 सबसेक्शन 5 ये आपके लिए प्रैक्टिस का एरिया है। प्रैक्टिस का एरिया क्या है? इन्होंने कहा बिमल फॉर इनिशियल 4 फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, अगर इन 4 सालों के लिए आपके पास कोई भी एडवर्स ऑर्डर आया है, चाहे 73 में, चाहे 74 में, चाहे अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर 107 या 108 में रिव्यू हुआ है, उन्होंने कहा अब ऐसे सारे एडवर्स ऑर्डर को आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अगर एडवर्स ऑर्डर आ गया, आपने अपील फाइल नहीं की है, तो आपको रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपको मिलेगा कहां पे? एक नोटिफिकेशन है 22/2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड 8 अक्टूबर 2024, यानी ये रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन एनेक्सर ए के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, जो है उस नोटिफिकेशन में आपको डालना है। कितने दिन में डालना है? विदिन 6 मंथ फ्रॉम 8 अक्टूबर 2024 आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास पहुंचेगा। प्रॉपर ऑफिसर उन सारे एडवर्स ऑर्डर को रेक्टिफाई करेगा विदिन 3 मंथ्स। विदिन नोटिफिकेशन में एक वर्ड ऐड कर दिया, एज फार एज पॉसिबल। आप समझ गए ना? मैं तो 6 महीने में भरूंगा, मेरे लिए कोई एज फार एज नहीं है, पर इनके लिए एज फार एज का मतलब समझ गए? जाइए पैकेट लेके जाइए तो एज फार एज पॉसिबल हो जाएगा।
वरना उनको प्रॉब्लम है और हाँ नहीं मानेंगे, और जब तक आप नहीं आएंगे तो भेज देंगे, अरे ये क्या लिखे हो बताओ हमको आके। आप स्टेट के ऑफिसर से अगर कभी मिले हो, अरे हमको समझ में ही नहीं आ रहा, कहा किए हो तुम? कुछ नहीं, बोले साहब ये देखिए ना, ये समझा रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है, रख दे, देखते हैं। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। फिर कोई चीज समझाने की जरूरत, लेकिन नोटिफिकेशन में अगर एज फार एज पॉसिबल आप डाल देंगे तो ये अधिकारी, अभी रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप में एक रजिस्ट्रेशन है, am I right? क्या मांगते हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया। जो समझदार वकील है उसे मालूम है इसको क्या चाहिए। रोना कौन रोता है मालूम है? उसे समझ में नहीं आता कि देना क्या है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और रोज लड्डू चढ़ाइए कि हे प्रभु शादी करा, हे प्रभु शादी करा, हे प्रभु शादी करा। 30 दिन से चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। एक दिन हनुमान जी नीचे आ गए, बोले अरे पागल पहले मेरी तो हो जान दे। तो सर अब प्रैक्टिस अलग है और लॉ, तो एक पार्ट मैंने यहां तक कर दिया, दूसरा पार्ट करता हूं। मान लीजिए 2 कैटेगरी बना देते हैं, एक ऑनेस्ट जेन्युइन टैक्स पेयर, आप लोग सब जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, और ये हैं सपा वाले। बुरा नहीं मानिएगा, मजाक में, मुझे घर भी जाना है, मालूम पड़ा बाहर ही पकड़ लिया सपा वाले, इधर आ, तेरा बताते इधर आ। ये सपा वाले हैं, ये सब लिटिगेशन में हैं, आईटीसी से रिलेटेड सब डिस्प्यूट कर रहे हैं। आप ऑनेस्ट हैं, आपके पास डिस्प्यूट हुआ, आपने आईटीसी जमा भी करा दिया, 16(4) की वजह से आपने जमा करा दिया, रियायत इनको है, ये लुफ्त लेंगे। आपने जो जमा कराया वो नहीं, वो गया, वो गया। सर आप बताइए, ये इसको इक्विटी कहेंगे हम? एमनेस्टी इनके लिए है। हाँ, तो जीएसटी में एक और चीज डेवलप हो रही है, कोई भी काम टाइम पे मत कर। सर ट्विटर एक माह से ऐसे थे, वो 99C जा रहा था 31 दिसंबर को, हर्ष भाई साहब, वो महारथी इतना करेजियस कि 31 दिसंबर को ट्विटर पे डाल के मुझसे पूछता है सर 99C की डेट बढ़ेगी क्या? वो कितना दम है उसके अंदर। सर ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इफ आई गो टू आर्टिकल 265 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 265 क्या बोलता है? गवर्नमेंट कांट कलेक्ट सिंगल पेनी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर आपने इनको रियायत दी है तो आपको इनका पैसा वापस करना चाहिए। हाँ, इट नीड टू बी टेस्टेड। अब लिटिगेशन होगी, हम आगे जाएंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा। पर अभी तो सिचुएशन ये है कि अगर आपने दे दिया, आप भूल जाइए। तीसरी बात पे आते हैं कि अधिकारी, अगर मान लीजिए आपके रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आपने डाली लेकिन आपकी बात से सहमत नहीं है, तो नोटिफिकेशन ने एक अच्छा काम किया। उसने कहा कि वो अगर कोई एडवर्स ऑर्डर पास करेगा तो उसे कंपल्सरी पीएच देना पड़ेगा। देयर शुड नॉट बी वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये ध्यान रखिएगा। चौथी बात, अब मान लीजिए आपने अपील फाइल कर रखी है, 4 सालों की बात चल रही है ना, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। अच्छा एक टेस्ट ले लूं, यहां पे एक टेस्ट ले लूं आप लोगों का, 21, 22 के लिए क्यों नहीं किया? कोई एक बंदा बता दीजिए ना। 21, 22 के लिए इनने क्या कहा कि बिमल, एक मिनट रुकिए, इनने कहा हम सारा रेक्टिफाई करेंगे, सिर्फ 2 कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या? आपने 3B के जरिए लिया हो और 30 नवंबर 2021 तक लिया हो, राइट? जो मुझे पहले बोलना था। हम अलाइंड हैं 4 सालों के लिए। मैंने पूछा 21, 22 के लिए क्यों नहीं किया? भाई साहब 4 साल के लिए है। सर बैठिए 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 बैठिए।
एक मिनट बैठ जाइए सर। सर 128 कैपिटल ए के लिए है, कंफ्यूज मत कीजिए। घर जाइए, थोड़ी पढ़ाई कीजिए। जब गुरुजी कुछ बोल रहे हो तो विश्वास रखना सीखिए। रोज पढ़ा रहा हूं आप जैसे बंदों को, अगर आप ही मुझे पढ़ाने लगे तो कुछ नहीं होगा। मैं चेहरा देख लिया है किसने मुझे टोका था। लूंगा अच्छी तरह से क्लास उनकी, और यहीं लूंगा। सर अगर कंफर्म हो तब कॉन्ट्रा कीजिए, बस यार दिखाना है कॉलर ऊंचा करके। 16 सबसेक्शन 5 4 सालों के लिए है, चाहे वो 73 हो या 74 हो। मैंने सिर्फ क्वेश्चन इतना किया था 21-22 के लिए क्यों नहीं किया। उसका सिंपल आंसर है 21-22 के लिए उन्हें डेट 30 नवंबर कर दी थी, 30 नवंबर 2022। इस वजह से नहीं किया। क्लैरिटी है सर। लास्ट पार्ट ये कहता है कि 3B के जरिए लिया हो। अब मान लीजिए मेरे यहां एक कोमल थी। कोमल के बारे में सुना है ना आप लोगों ने? जिनने सुना है वो अच्छी बात है, जिनने नहीं सुना उनको शॉर्ट लैंग्वेज में, हमारे सबके ऑफिस में एक कोमल हुआ करती थी जब जीएसटी नया नया आया था। अभी भी है। आप धन्य है गुरुदेव, वो तो कंसल्टेंट बन गई है अब। आपने देखे होंगे शुरू में जो बच्चे थे, सर इधर देखो उधर देखो, कोमल ने 3B भरा पर गलती हो गई उससे, उसने 3B में क्रेडिट नहीं डाला। मैडम लोग बुरा नहीं मानिएगा, 3B उसने नील भर दिया। जब 99C भरा गया 17-18 का, तो 99C पहली बार गया था 7 फरवरी 2020 को यूपी का। तो हमने देखा यार क्रेडिट तो कोमल ने डाला ही नहीं है, तो हमने 99C में क्रेडिट को डाल दिया था। Am I right? पर प्रोविजन जो एमएनएसटी आई है वो ये बोलती है बिमल तुमको बेनिफिट तब मिलेगा जब तुमने 3B में डाला हो और 30 नवंबर 2021 तक डाला हो, 21 तक डाला हो। तो ये 99C में डाला है, इसको बेनिफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कितने लोग मानते हैं मिलेगी? नहीं, ये यहां पे किसी ने कहा मिलनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल है, वो उनकी डिमांड है, ये होना चाहिए। मैं नहीं करूंगा, होना चाहिए। मोदी जी करते क्यों नहीं है? सर लॉ बोलता है 3B में अवेल किया हो और 30 नवंबर 21 तक किया हो तब मिलेगी एमएनएसटी की बेनिफिट। 99C में अब आप डालेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे वोटिंग करनी है मुझे। कितने लोग मानते हैं मिलेगी और कितने मानते हैं नहीं मिलेगी? सर सपा वाले मत बैठिए ऐसे करके, मैं पीछे भी देख रहा हूं, उनको लग रहा है बिमल जी हमको देख ही नहीं पा रहे। सर बिमल जी देखे ना देखे वो तो देख ही रहा है। सर भगवान जी का एंटीना ऐसा है, सर अपने मन से हाथ को हां ना पे उठाइए और मैं अब आपको बताऊं, मेरे हिसाब से इसको बेनिफिट मिल जाएगी। अब कैसे मिल जाएगी उसको सुनिए आप, वो सुनने का पार्ट है। मद्रास हाई कोर्ट में 2 केस गए, एक केविन एचपी गैस और दूसरा था सनमुगा हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल्स। और ये सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिमल जी कोई नई चीज बता के जा रहे हैं। बस इतना ही है कि तब आपने सुना नहीं है, अब आप घर जाके थोड़ा बहुत समय निकालिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा। उसमें हुआ ये था कि 3B नील फाइल हो गया था, पर 99C में उसने फिगर, डिपार्टमेंट ने मना किया कि 3B में नहीं डाला तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। उसने रिट पिटीशन डाल दी। उसने लॉर्डशिप के सामने 2 आर्गुमेंट लिए, 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट लिया लॉर्डशिप 3B में ही क्रेडिट लेना है, कहां लिखा है? और दूसरा आर्गुमेंट लॉर्डशिप
अंटिल 1 अक्टूबर 2022, प्लीज ये डेट सैक्रोसेंट है, अंटिल 1 अक्टूबर 2022 लॉर्डशिप 37.1 की बात करता था, 38.2 की बात करता था, 39.3 की बात करता था, ये 3B लेके आ गए। 42, 43 मैचिंग, आईटीसी मैचिंग मिसमैचिंग की बात करता था। लॉर्डशिप 1 अक्टूबर 2022 से इनने 38 को सब्स्टिट्यूट किया है, और 2 और 3 जो कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया था, पहली बार ऑमिट किया गया लॉर्डशिप। यानी अंटिल 1 अक्टूबर 2022 तक 2 डॉक्यूमेंट थे, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3B। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 3B से ही लेना है, 2B तो था जो आपने कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो यानी आप 3B की वजह से मेरी क्रेडिट को डिनाई करेंगे? नॉट पॉसिबल। दूसरा आर्गुमेंट था, लॉर्डशिप अगर मुझसे 3B में गलती हो जाए तो आपने मुझे कभी रिवीजन दिया? कभी नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा? ईयर एंड पे जब 99C भरूंगा वहीं तो ठीक करूंगा, या तो आप मुझे 3B रिवाइज करने का। और दोनों जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने वाली बात मान ली कि हां 3B के जरिए ही लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आपको मैंने फूड केविन HP गैस, सनमुगा हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल्स, और इस पे मैंने वीडियो भी बनाए हैं। आप YouTube मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको दिखेंगे। यानी मैंने आपको ये क्रेडिट भी दिलवा दी। तो पहला 16 सबसेक्शन 5 मैंने कवर कर लिया। सर दूसरा केस कवर करता हूं। मैं जीएसटी में हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन कई बार कैंसिल हो जाता है, रिवोकेशन होते होते टाइम लग जाता है, रिवोकेशन होते होते। लेकिन जब भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो हम जीएसटी का रिटर्न नहीं भर सकते। तो कई बार जो टाइम लिमिट होती है 16(4) की, वो निकल जाती है। तो एक सेक्शन इन्होंने इजाद किया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। इसमें ये लोग क्या कहते हैं कि जो कैंसिल डीलर है उसका रिवोकेशन हो गया, 30 नवंबर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसके लिए ओपन है, तो वो 30 नवंबर तक अपना रिटर्न भर दे। लेकिन अगर 30 नवंबर की डेट भी निकल गई तो एक स्पेशल विंडो दे दी उनने कहा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिवोकेशन ऑर्डर फॉर द पीरियड कैंसिलेशन टिल रिवोकेशन, आप सारा रिटर्न भर दीजिए, आपको क्रेडिट मिल जाएगी। Am I clear? Am I clear? हाँ ना, जोर से। हाँ सर, देखिए मैं भी भूखा हूं, मेरा भक्त ने अगर खाना नहीं खाया तो विश्वास मानिए प्रभु ने नहीं खाया। प्रभु को लगता ही तब है जब भक्त खाता है। तो अगर मैं इतनी जोर से आवाज लगा रहा हूं तो आप भी आवाज लगाइए, मुझे लगना चाहिए। और ये सेशन आपके 2 दिन के सेशन का बेस्ट सेशन होना चाहिए। Am I clear? और वो तभी होगा जब हम सबका साथ, मैं बीजेपी से हूं। तो एक पहली एमनेस्टी हो गई। दूसरी एमनेस्टी सेक्शन 128 कैपिटल ए। भाई साहब, हाँ भाई साहब, 3 करके मुझे डरा रहे थे वहां पे। सेक्शन 128 कैपिटल ए बोलता है 3 सालों के लिए एप्लीकेबल है, 17-18, 18-19 एंड 19-20, और सिर्फ 73 के लिए एप्लीकेबल है, नॉन फ्रॉड केस। इसमें 74 इंक्लूडेड नहीं है। इन्हें कहा कि अगर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी wrongly availed, आईटीसी wrongly utilized, ये 4 हैं तो बेनिफिट दूंगा, लेकिन इरोनियस रिफंड की बेनिफिट नहीं दूंगा। तो इसमें कवर कौन कौन होंगे?
तो यानी आपको ध्यान रखना आपके क्लाइंट कौन कौन से हैं और कहां आप बेनिफिट ले सकते हैं। पहला 128 कैपिटल ए सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जहां नोटिस इशू हो गया, सो कॉज नोटिस इशू हो गया, लेकिन ओरिजिनल एडजुडिकेशन ऑर्डर पास नहीं हुआ, कैटेगरी 1। क्लॉज बी, ओरिजिनल एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हो गया 73 का, लेकिन अपीलेट ऑर्डर पास 107 नहीं हुआ, क्लॉज बी। क्लॉज सी, ऑर्डर एंड अपील भी आपके अगेंस्ट में पास हो गया, लेकिन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्राइब्यूनल है ही नहीं। ए बी सी तीनों को कवर किया और उन्होंने कहा कि बिमल, अगर डिमांडेड टैक्स अमाउंट अगर आप बाय 31 मार्च 2025 तक पे कर देंगे तो ना इंटरेस्ट लगेगा ना पेनाल्टी। 2 कैटेगरी और जोड़ देता हूं। अभी मैंने कहा था कि 74 इनने कवर्ड। फर्स्ट प्रोविजो बोलता है कि मान लीजिए 74 में आपको नोटिस आ गया है फ्रॉड वाला, बट समहाउ अपीलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल या कोर्ट, आप रिट कोर्ट में गए, बोले सर कहां फ्रॉड तो है ही नहीं इसके अंदर, और कोर्ट ने रिमांड बैक किया कि अरे यार ये नॉन फ्रॉड केस है, 73 में ऑर्डर पास कर। ऐसे केस को भी उनने कवर कर लिया, और वहां पे आपको पेमेंट करना है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टू बी पास्ड अंडर सेक्शन 73। 4th कैटेगरी। 5th कैटेगरी, लास्ट वन। कई बार ऑर्डर हमारे फेवर में आ जाता है, कई बार आप समझ गए ना कैसे आता है। कई हमारे बीच में ही कई महाज्ञानी हैं और वो बड़ा उपयोग करते हैं उस इन्वेलप का, पास करवा लिया, पर रेवेन्यू ने अपील फाइल कर दिया और अपील में पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा इसको भी कवर कर लेंगे, प्रोवाइडेड अगर अपीलेट अथॉरिटी ने कोई भी एडिशनल डिमांड निकाली तो आपको वो एडिशनल डिमांड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टू बी पास्ड वो आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी आपको इस एमनेस्टी की बेनिफिट मिलेगी। एम आई क्लियर? 5 कैटेगरी क्लियर? क्लियर? परफेक्ट। अब आपको डेट भी मैंने बता दी। अब हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट का पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में बार बार आता है, क्या मैं ई क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकता हूं, हां या ना, कि कैश से ही देना पड़ेगा? कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि दोनों से हो सकता है? नहीं, हो जाता है, बात अलग है। कंडीशन की बात बताइए आप। मैडम बोलती हैं हो जाता है। कंडीशन की बात मैंने पूछी थी, कंडीशन बोलता है आप दोनों यूज कर सकते हैं। मैडम हो गया, ठीक है ना? अब पेमेंट करना है, कैसे करेंगे? अगर क्लॉज ए वाला है, क्लॉज ए में क्या था, नोटिस इशू हुआ और ऑर्डर इशू, तो डीआरसी 03 के जरिए पेमेंट करेंगे। क्लॉज बी और सी, जहां, सर मेरी बात सुनिए, सब सर यहां पे मेरे साथ, मेरे पीछे आप लोग आपस में कुछ भी बात कीजिए, मेरे सामने मेरी बात। क्लॉज बी और सी के केस में उसने कहा डीआरसी 03 नहीं, क्रेडिट टू योर ई लायबिलिटी रजिस्टर, क्योंकि जब एडवर्स ऑर्डर पास हुआ होगा तो आपका ई लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट हो गया होगा, तो आपको ई लायबिलिटी रजिस्टर से पेमेंट करना है। लेकिन समहाउ अगर मान लीजिए आपने कुछ पेमेंट डीआरसी 03 से कर दिया है, तो पहले डीआरसी 03A भरिए,
जिससे वो 100 रुपए की डिमांड है और 50 आपने दे दिया है, तो 50 नेट ऑफ हो जाएगा। फिर 50 आप क्रेडिट टू ई लाइबिलिटी रजिस्टर पे कीजिए। एम आई क्लियर टू ऑल? तो मैंने आपका ये पेमेंट भी करवा दिया। अब आती है ये इंटरेस्ट और पेनाल्टी का वेवर ऑटोमेटिक होगा या कुछ करना पड़ेगा? ये हमारी एक्सपर्टाइज होगी। कोई क्लाइंट आए बोले तो ऐसे ही हो जाएगा, मोदी जी बोले हैं, ताई जी कह रही हैं, बोले ताई जी कहती ऐसे ही है, तो एक बार करके देख। वो हाथ जोड़ के बोलेगा सर आप ही करो। अब आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, SPL 1 लगेगी क्लॉज A के केस में, और क्लॉज B और C के केस में लगेगी SPL 2। आपको कुछ नोट नहीं करना है सर, सिर्फ मुझे सुनिए। सब कुछ मेरे YouTube चैनल पे डला पड़ा है, बस इतना ही है कि आपने उस मंदिर के दर्शन नहीं किए, सब है। बस आप यहां सुन लीजिए जिससे आप मेरे साथ अलाइन हो जाएं। क्लॉज A में क्या था? नोटिस इशू हुआ, ऑर्डर इशू, तो क्या भरेंगे? साउंड कीजिए, क्या भरेंगे? SPL 01। अभी SPL 01 कहां मिलेगा? सुन लीजिए सर, दो नोटिफिकेशन है 20 एंड 21। 2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड 8 October 2024, read with circular number 238 dated 15th October 2024, read with rule 164। तो जितना भी मैं आपको सुना रहा हूं यहीं से सुना रहा हूं। तो जब रूल 164 में आप जाएंगे तो ये सारे फॉर्म वहां पे लगे पड़े हैं, तो आपको बिमल जैन के पास नहीं आना, मैं तो आपको भेज रहा हूं कि कमाइए। SPL 1 सिर्फ क्लॉज A के लिए, अदरवाइज SPL 2। अब कब भरना है? Within 3 months from the notified date 31st March 2025। आपने भर दिया SPL 1 एंड SPL 2, ये आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास आ जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है आपकी बात माने या ना माने, ना माने तो वो नोटिस इशू करेगा आपको, और नोटिस होगी SPL 03, और वो भी कब इशू करेगा? विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन। क्लैरिटी? अब आपके पास नोटिस आ गया, अब आप क्या करेंगे? या तो रिप्लाई कीजिए, तो रिप्लाई आपको करना है विदिन 30 days। और कौन सा फॉर्म होगा? SPL 0। अरे वाह, ये है, देखो कितनी जल्दी सीखे हैं सबके सब, सीख गए ना। SPL 04। अब आपने रिप्लाई कर दिया, फिर मेरे पास वापस आ गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं आपको फेवरेबल ऑर्डर दे दूं कि नो इंटरेस्ट नो पेनाल्टी, या फिर मैं कहूं कि नहीं भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, एडवर्स ऑर्डर। फेवरेबल ऑर्डर होगा SPL 05 और एडवर्स ऑर्डर होगा SPL 0। हाँ, इतना इजी हो रही है। हाँ, कैसे? SPL 06, SPL 07, ठीक है ना। वो भी आपका विदिन 3 months ऑर्डर पास करेगा अगर आपने रिप्लाई सबमिट किया है। अगर रिप्लाई सबमिट नहीं किया तो विदिन 4 months। फेवरेबल आ गया तो बल्ले बल्ले। और फेवरेबल कैसे आएगा? मतलब दान भी कैसे करना है? सीधे दान नहीं करना। अगर एडवर्स SPL 7 आ गया तो फिर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी 107 में, विदिन 3 + 1 month। अब अपीलेट अथॉरिटी भी दो काम कर सकता है, आपकी बात मान जाए, फेवरेबल अपीलेट ऑर्डर SPL 06,
और नहीं माने तो SPL 08। अब याद करने का तरीका तो यही है सर, जैसे मैंने किया। हमने वो जब हम CA की पढ़ाई करते थे तो हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता था, तो मेरा भी तरीका ऐसे ही हो गया है कि इस तरीके से हमें चीजों को पढ़ना चाहिए। अगर उन्होंने एडवर्स अपीलेट ऑर्डर दे दिया तो या तो सिस्टम में फिर अपील कीजिए हायर अप ट्राइब्यूनल में, या फिर आप बोलिए मुझे इसके अगेंस्ट में अपील नहीं करनी है, फिर ओरिजिनल आपकी जो अपील थी वो रीइंस्टेट हो जाएगी, फिर वह लड़ाई चालू कर दीजिए अपनी। लेकिन जब आप ये एप्लीकेशन डालेंगे तो एक विड्रॉल का भी प्रोविजन है। मान लीजिए क्लॉज B क्लॉज C होगा तो वहां तो अपील गई होगी, या आप रिट कोर्ट में गए होंगे तो उन्होंने कहा बिमल बेनिफिट तभी मिलेगी जब वो अपील और रिट आप विड्रॉ करेंगे। तो आप डालेंगे तो विड्रॉल ऑर्डर इतना जल्दी थोड़ा ही मिलता है। तो उन्होंने कहा घबरा मत, तू बस विड्रॉल की एप्लीकेशन की कॉपी लगा देना, जब ऑर्डर मिले विड्रॉल ऑर्डर विदिन 30 डेज उसको जमा करवा देना। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस एमनेस्टी के जिसको अपने को रिजॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने मार्च 24 में टैक्स का पेमेंट कर दिया था, तब ये एमनेस्टी कहीं पे कोई बात नहीं थी। मार्च 24 में पेमेंट कर दिया, सिर्फ इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे नहीं किया था। प्रोविजन नोटिफाई हुआ 1 नवंबर 24 को, सिर्फ आपकी डिमांड इंटरेस्ट और पेनाल्टी की है। आपको बेनिफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? वोटिंग कर ले। और सपा नहीं, कितने लोग मानते हैं बेनिफिट मिलेगी? अच्छा, और कितने मानते हैं मैडम नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना? मैडम मेरे साथ है, मैडम ने कहा नहीं मिलेगी। कितने लोग मानते हैं नहीं मिलेगी? अच्छा, बेनिफिट मिलेगी, एक्सेप्ट लेट फीस वाली बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन, एक शो कॉज नोटिस या ऑर्डर में 4 इश्यू हैं, 25 25 25 25। 2 आपको लगता है कि मेरे केस है, मेरिट पे मेरे केस में निकलेंगे, पर 2 में आपको डाउट है, तो क्या पार्सल के लिए जा तीन स्पेसिफाइड 2 नॉन स्पेसिफाइड, या ऐसा केस है कि एक ही ऑर्डर में 75 रुपए तो नॉन पेमेंट है और 25 रुपए इरोनियस रिफंड है, तो इसका क्या करें? इनने क्या कहा पहले वो बता देता हूं। इनने कहा बिमल 5 साल का पेमेंट कर, इंक्लूडिंग इरोनियस रिफंड पेमेंट कर पहले। जब फेवरेबल ऑर्डर आ जाए SPL 5 तो जो नॉन स्पेसिफाइड पीरियड है 2 साल और इरोनियस रिफंड जो है उसका इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी विदिन 3 मंथ्स पे कर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं क्यों पे करूंगा सर? मुझे तो लिटिगेट करना है, मैं 100% क्यों पे करूंगा आपको? और आप इंटरेस्ट बोलता है, अगर आपने इंटरेस्ट पेनाल्टी विदिन 3 मंथ्स नहीं दी तो जो फेवरेबल ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? सो आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट, नॉट एग्रीइंग टू इट, बट ए डिस्प्यूटेड पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए एक ऑर्डर में 2 चीजें हैं, एक 16(4) की डिमांड थी 40 रुपए की और 60 रुपए अदर डिमांड थी। क्या करें? 16(4) की तो 16(5) है, तो क्या रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डालें या इधर में आके कुछ करें? तो उन्होंने कहा ऐसे केस में आपको कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन नहीं डालनी है 40 रुपए के लिए, सिर्फ नेट 60 रुपए पे कीजिए और SPL 1 और 2 आप भरिए। क्लैरिटी? लास्ट आपका टेस्ट लेना है। कौन है हमारे, कौन बनेगा करोड़पति? KYC जो मुझे आंसर देंगे। मान लीजिए 3 साल है ना, 17-18 जिसके ऑर्डर पास हुए दिसंबर 23 में, 18-19 के ऑर्डर पास हुए अप्रैल 24 में। सर मैं जब ऐसे लेता हूं ना इस तरह से टेस्ट,
तो आप एक चीज मान के रखिए, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा होता, मैं तो बस जज कर रहा होता हूं कि आपकी याददाश्त कितना वर्क कर रही है। और बाकी इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। हम जिस प्रैक्टिस में है ना, वहां ये छोटी छोटी बारीकियां भी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1920 के ऑर्डर पास हुए 30 अगस्त 2024, जिसकी अपील फाइल करने की डेट थी 30 नवंबर। एम आई राइट? पर यह बोलता है जब आप SPL 1 SPL 2 भरेंगे तो आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 1920 की पहले अपील फाइल करनी पड़ेगी, फिर विड्रॉ करना पड़ेगा, या बिना अपील फाइल किए हुए भी मैं जा सकता हूं? आप बिना अपील फाइल किए हुए जा सकते हैं। रूल 164 सब रूल 7 जाके पढ़िएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैंने आपको 128 कैपिटल ए पे भी सारी बातें बता दी हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? बताइए मैं क्लियर हूं? अब मैं 74A लेने से पहले 74A लेने से पहले, वैसे मेरा सेशन 3 बजे खत्म था, मैं आधी घंटा लेट हूं, तो 3:30 तक हम भूखे रहेंगे, चलेगा? 3:30 तक 20-22 मिनट। फिर आपके क्वेश्चन कहीं से भी, किसी भी कॉर्नर से आपके कोई भी क्वेश्चन है, मैं आंसर करूंगा। विश्वास मानिए, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लखनऊ से लोग हैं, मेरे साथी हैं, कई लोग बनारस से भी हैं, कई लोग ललितपुर से भी हैं, गोरखपुर से भी हैं, प्रयागराज से भी हैं। अभी ना मेरे पास एक मैटर आया, कुंभ का मेला हो रहा है ना, कई बार मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। विश्वास मानिए, डिपार्टमेंट ने प्रयागराज मेला अथॉरिटी को एक नोटिस दे दिया। नोटिस किस बात का दिया मालूम है? नोटिस दिया, वो जो आप टेंट बना रहे हैं ना, प्री फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको आप जोड़ लीजिए, स्क्रू कर दीजिए, ये आपको इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। और क्वाइट ऑब्वियस है कि जो प्रयागराज में है, वहां पे जो वैल्यू है, किसी के 2000 हैं, किसी के 3000 हैं, तो GST लग जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि एग्जेम्प्टेड है, ये एक इवेंट है जिसको प्रयागराज जो कुंभ मेला अथॉरिटी जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। आउटवर्ड पे टैक्स, और मुझे आप क्रेडिट नहीं देंगे बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल। अब एक सो कॉज नोटिस दे देते हैं। वो डिपार्टमेंट की सो कॉज नोटिस कैसी होती है मालूम है? अब एक एक करके बताता हूं। पहला केस देखिए, आपके पास 2A वर्सेस 3B का नोटिस आया होगा, राइट? हाँ ना बोलिए। लिटिगेशन की एक प्रैक्टिस है कि जब आप कहते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपने कहा 2A वर्सेस 3B 73-74 में डिफरेंस है क्या? नॉन फ्रॉड वर्सेस फ्रॉड केस, एम आई राइट? यही है ना? आपने नोटिस दे दिया कि 2A वर्सेस 3B मैच नहीं कर रहा। मैंने अथॉरिटी से पूछा, सर मुझे ये तो बताओ कि मुझे ITC किस प्रोविजन में नहीं मिलेगा? आप समझ रहे हैं? बोले बिमल जी नहीं मिलेगा ना, 2A में नहीं आ रहा। मैंने कहा सर प्रोविजन कंडीशन तो पढ़ो, सेक्शन तो पढ़ो। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, नॉट 4, 2। पहले 4 कंडीशन से स्टार्ट हुआ। एज ए बायर आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी गुड्स एंड सर्विसेज आपने रिसीव कर लिए हो, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट, और रेगुलरली फाइलिंग GST रिटर्न, राइट? अच्छा, ये रेगुलरली फाइलिंग GST रिटर्न किसके लिए? सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के लिए? अच्छा, हाँ समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। फंस गए हैं आप लोग, अब फंस गए हैं। टेस्ट लेते हैं। सपा बीच में नहीं चाहिए, मुझे सपा बसपा नहीं चाहिए। कितने लोग मानते हैं सप्लायर के लिए है? सर मुझे हाथ उठा दीजिए, सप्लायर के लिए तो हाथ उठाइए, सप्लायर के लिए तो।
अच्छा, जो हाथ नहीं उठाएंगे उन्हीं को मैं पकड़ के आगे लेके आऊंगा। उठा दीजिए। अच्छा ठीक है। कितने मानते हैं ये रिसिपिएंट के लिए है? अच्छा, और कितने मानते हैं बोथ के लिए है? अरे वाह, ये ठीक है सर। ये जो बोथ वाले हैं ना, ये बोले कहीं तो पास होंगे, इधर गए उधर गए, कहीं तो होंगे। सर 7.5 साल, सर मैडम लाइटर नोट पे बोल रहा हूं, 7.5 साल हो गए जीएसटी को। अगर मुझे लॉ के प्रोविजन ही नहीं मालूम है, मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा? बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे। फीस चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मरना खुद ही को पड़ेगा। आप कहें वो दूसरा मर जाए और आपको मिले, आप ऐसा मत सोचिए कि भैया काम बिमल जी कर जाए और फीस आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। चाहते आप ऐसा ही है, पर सर जैसे प्रैक्टिस आगे नहीं चलेगी। ये रिसिपिएंट के लिए प्रोविजन है और वो भी 3B भरेगा सर, सप्लायर के लिए नहीं है। आप प्रोविजन में जाके देखिए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, वो रिसिपिएंट की बात कर रहा है। 5वीं कंडीशन इन्होंने डाली 1 जनवरी 2022 से कि जो क्रेडिट आप लें वो 2B से मैच कर लें। एम आई राइट? मैंने सर से बोला, सर ये बोलता है आईटीसी 2A वर्सेस 3B मैच नहीं कर रहा। पहले मुझे आप बताइए, मुझे आईटीसी किस प्रोविजन में नहीं मिलेगा? तो वो ऑफिसर आपके स्टेट वाले ही थे। बिमल जी ऐसा थोड़ा ही होता है, बोल दिया ना आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा मैंने कौन सा कंडीशन वायोलेट किया है। आप बस नोटिस उठा के दे देंगे 73 का या 74 का। पहले यह बताइए किस कंडीशन में आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं जाके कोर्ट में यह बोलने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है वृंदावन बेवरेजेस, उसमें यही था कि सो कॉज नोटिस बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपके अगेंस्ट में एलिगेशन है क्या। लॉ में तो बाद में जाइएगा। तो पहला पार्ट मैंने समझाया। कुंभ मेला भूलिएगा नहीं, होने वाला है, वो भी मैं आपको ढोलक बजा के दूंगा आपको। जब अथॉरिटी जब मुझसे ओपिनियन लेने आती है, आई फील प्राउड कि यार अथॉरिटी मुझसे ओपिनियन मांग रही है, बिमल जी ओपिनियन दो, क्या करना है। तो उनके सो कॉज नोटिस में उन्होंने क्या कहा, 17 सबसेक्शन 5 में इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो कॉज नोटिस में मैंने उनसे कहा सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कई सबसेक्शन है, अब मुझे ये तो बताओ कौन से सबसेक्शन में मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जस्ट जनरल एलिगेशन मैंने लिखा, और वो सॉरी टू से कमिश्नर साहब का ये था कि किसी लर्नेड एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लेके आइए। वो ओपिनियन देख प्रयागराज वालों ने, कुंभ मेला वालों ने बोला होगा कि सर हम क्या चोरी करेंगे, हमारा चोरी का इंटेंशन तो है ही नहीं है, हम तो इतना भला काम कर रहे हैं। आपकी अथॉरिटी बिना बात के सो कॉज नोटिस दे देती है हमको। तो मैंने उस ओपिनियन के लिए, मेरे पास जब वो लोग आए तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ओपिनियन दूंगा। हाँ, मैं फीस बाजार वाली नहीं लूंगा, फीस मैं घर वाली लूंगा, जितनी मेरी कॉस्टिंग है वो दे दीजिएगा आप मुझे। कई बार हम ये वाला काम भी करते हैं, हर किसी से फीस नहीं लेते, लेकिन आप चाहे दुकान खोल लूं हेल्प डेस्क वाली, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं। मैंने कहा सर 17 सबसेक्शन 5 में कई सबसेक्शन है, पहले ये तो बताइए किस सबसेक्शन में नहीं मिलेगा। आपकी सो कॉज नोटिस ही पहले ग्राउंड पे मैं हाई कोर्ट से क्लियर करवा लूंगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सा सबसेक्शन। फिर मैंने कहा मैं मान लेता हूं सर आपके माइंड में सपना आ रहा था सही सी और डी वाला, सी और डी वाला, समझ गए ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लेता हूं आपके माइंड में यही सपना आ रहा था, पर मैंने कहा सर प्री फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो
इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, दे आर मूवेबल, दे आर मूवेबल, और उस पर क्रेडिट डिनाई नहीं हो सकती। अभी प्री जीएसटी में भारतीय एयरटेल का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है टेलीकम्युनिकेशन टावर के ऊपर। टेलीकम्युनिकेशन आपने देखा होगा, बिल्डिंग के ऊपर लगते हैं, फाउंडेशन बनाया जाता है, स्क्रू से टाइट कर देते हैं उसको, फिर जैसे ही कुछ हुआ तो उसको लेके कहीं और लगा देते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा ये तो एम्बेडेड विद अर्थ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया, क्रेडिट नहीं मिलेगा प्री जीएसटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया दिमाग ठीक करो, इवन दो ये कैपिटल गुड्स बन जाए, इनपुट और कैपिटल गुड्स दो ही तो कंपोनेंट हैं। इनपुट मतलब रेगुलर एंड कैपिटल गुड्स मींस हुज वैल्यू कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट दे बोथ आर मूवेबल। जब मूवेबल है तो आपने इसको इमूवेबल कैसे मान लिया? हाई कोर्ट में एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था और एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, वो भी टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर था। दिल्ली हाई कोर्ट हमारे फेवर में था, बॉम्बे हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट में था। जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मैटर्स फिर गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन को पढ़ा गया। थोड़ा सा सुनिए, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जब तक आप लॉ को इस तरह से नहीं पढ़ेंगे ना, मजा नहीं आएगा। अब देखिए, मैं कोई पीपीटी आपको नहीं दिखा रहा, कोई पीपीटी नहीं दिखा रहा, पर सारे प्रोविजन सीपीयू में है, सीपीयू में है। कोई 4 को 3 करता है, 3 को 4 करता है, तो वहीं पे, पीछे नहीं, वहीं पे। सर ये इसलिए नहीं कि मैंने उनको डाउनग्रेड किया, ये इसलिए है कि बिमल जी अगर नेक्स्ट टाइम बोल रहे हो तो 4 बार सोच के बोलना है। कोर्ट भी कई बार आपको ऐसे ही रीड करती है। जब कोर्ट में आप आर्ग्यू कर रहे होते हैं और एक ही चेहरा होता है ना, तो कोर्ट आपकी एक वैल्यू अराइवेट कर लेती है कि बिमल बोल रहा है ना, देखने की जरूरत नहीं है। सर होगा, आप ऑफिसर के पास जाइए, किसी ऑफिसर के पास आप 4 बार गए हैं और आपने उस एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, वो 5वीं बार बुक नहीं पढ़ेगा, बोलेगा ठीक है बिमल जी आप बोल रहे हैं यही होगा। अपनी इमेज को बनाना है, इमेज को प्रूव नहीं करना। होगी तो सामने वाला चल के माला पहराएगा, और आप बोले मुझे माला पहरा, मुझे माला पहरा, मुझे कोई नहीं। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या मालूम है? एनी इक्विपमेंट, apparatus and machinery with its foundation and structural support। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में है, जो चैप्टर 5, चैप्टर 6 जो हम जीएसटी लॉ की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक्सक्लूजन डाल दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर प्लांट एंड मशीनरी नहीं हो सकती। उन्हें एक्सक्लूजन डाल दिया टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी नहीं हो सकता। उन्हें तीसरा एक्सक्लूजन डाल दिया कि कोई पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस वो प्लांट एंड मशीनरी। हाई कोर्ट ने कहा जस्ट बिकॉज आपने टेलीकम्युनिकेशन टावर को प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया। इट इज मूवेबल और इमूवेबल। मुझे मार्केटेबिलिटी टेस्ट को देखना पड़ेगा, और एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको रिलाई किया। उन्होंने कहा जैसे ही आप इसको डिसमेंटल करते हैं और फिर मूव कर लेते हैं, इट इज नॉट इमूवेबल, क्रेडिट मिलेगा even though it is excluded from the definition of plant and, but it is otherwise not immovable property। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है आपको? प्री फैब्रिकेटेड के केस में भी मैंने वहां पे अपनी ओपिनियन में यही लिखा। मैंने कहा सर आज एक कुंभ मेला लगा है वहां पे, तो क्या यहाँ बरसों दर बरसों यही लगा रहेगा? ये तो खुलेगा और चला जाएगा। मूवेबल हुआ ना, क्रेडिट कहां डिनाइड है? ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा, उसको बोले क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब कई बार नहीं लगता ऐसे ऑफिसर को पकड़ के इसी को सबसे पहले नहलाएं कुंभ में? नहीं लगता इसी को नहलाया जाए सबसे पहले? हर्ष भाई साहब ऐसे बंदों को पकड़िए और जाके
नहलाइए, क्योंकि इनके ज्ञान का उजागर होना बहुत जरूरी है। ये अनवांटेड लिटिगेशन, और जब मेरे पास वो लोग आए, प्रयागराज से ही थे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर जो उनके साथ अटैच थे, उनने ओपिनियन मुझसे ड्रॉ की थी। मैंने 3 दिन में उनको ओपिनियन बना के दी, क्योंकि वो वहां उनके ऊपर तलवार की तरह लटकी हुई थी। तो सर मैंने आपको ये वाला पार्ट, जब 73-74 मुझे स्टार्ट करना था, तो मैंने सबसे पहले ग्राउंड क्या बनाया, 73 बोलता है नॉन फ्रॉड और 74 बोलता है अगर कोई चीज मेरे रिटर्न से निकल के आ रही है तो वो फ्रॉड हो सकता है क्या? 16(4) के केस में 74 को इन्वोक किया गया है, राइट? अरे 16(4) के केस में 74 कैसे हो गया? अरे आप प्रूफ कीजिए देयर इज फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन। जब 74 इन्वोक करना चालू, इन्होंने तो दुकान खोल रखी है। सर इनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, सिर्फ हमारी होगी। सर कई बार कुंभ में इन्हीं को सबसे पहले नहलाया जाना चाहिए, और माला पहरा के, अच्छी माला पहरा के, और बोले अपनी बीबी के साथ आइएगा। सर इतना आदर आपको मिलेगा, और आदर भी दीजिएगा, और देने के बाद प्रसाद में दीजिएगा। सर आप बहुत अन्याय करते हैं। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि न्याय करना। तो 73-74 की स्टोरी अब खत्म हो रही है। 23 ताई जी को नहीं सर, ये ताई जी को देने की बात कर रहे हैं। सर उनको तो माला देने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो बस आप अपनी स्माइल दे दीजिएगा, बाद बाकी वो भेज देंगे ईडी वालों को। बोले इसने स्माइल दी, इसको भेज, इसको हंसी बहुत ज्यादा आती है, इसकी हंसी की व्यवस्था कर, इसके दांत बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। वो सीबीआई वाले आके बराबर करके बता देंगे हंसना है कि नहीं हंसना है। सर बट दिस इज नॉट ए रियल पिक्चर। तो 73-74 नॉन फ्रॉड एंड फ्रॉड, ये सारा ड्रामा खत्म। लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24। 24-25 से इनने स्टोरी को चेंज कर दिया और एक नया सेक्शन इजाद किया, 74A। देखिए जब 74A सीधे स्टार्ट करता तो आपको सुनने में मजा नहीं आता। मैं थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा मसाला, थोड़ा चटनी, थोड़ा सॉस डाला तो आपको थोड़ा हाँ यार। सर लिटिगेशन में बड़ा मजा है, सच कह रहा हूं। अगर आप थोड़ी मेहनत करना चालू कर देना तो एक एक चीज पढ़ने का बड़ा मजा आएगा, बस आपका इंटरेस्ट। अच्छा एक और सेक्शन बताता हूं। अभी उदयपुर में मैं गया, सर रोज बहुत काम करता हूं, मन भी पैशनेट है, काम करने के लिए भीतर से मचलता है। उदयपुर गया सर, अपीलेट अथॉरिटी थी, स्टेट की थी, 16(2C का मैटर था। 16(2C क्या है कौन बताएगा? सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, आप भले मानस हैं, मैं आपका सप्लायर, आपने मुझे पेमेंट कर दिया और मैंने जमा नहीं कराया, कर दिया तो फिर रोना का बात का? मैंने जमा नहीं कराया, डिपार्टमेंट आपसे कहता है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड। वही केस था। मैं गया मैडम के पास, मेरा केस था 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21 का, 4 साल इन्वॉल्व थे। एडवर्स ऑर्डर था। मैडम के पास गया, मैंने बोला मैडम मेरी एक बस गुजारिश है आपसे, आपने जो ऑर्डर पास करना है कीजिएगा, आपको जो ऑर्डर पास करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी बात 5 मिनट के लिए बस सुन लीजिए। आप जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। ऑर्डर तो आपने पास करना है, जो मन में आए वो आप कीजिए, पर 5 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर आप ऑर्डर पास कीजिएगा। मैडम भी थोड़ा रेस्पेक्ट था तो उन्होंने कहा बिमल जी बोलिए, आप इतनी दूर से आए, दिल्ली से उदयपुर गया था, क्लाइंट को भी ये चाहिए कि बिमल जी आप ही आर्ग्यू करेंगे। क्लाइंट दिल्ली से जब उदयपुर लेके जाता है तो फीस भी देता है, आप विश्वास मानिए। वो ऐसा नहीं है कि मैं उठाया थैला और चल दूंगा, मैं पूरे दिन की फीस चार्ज करता हूं फिर। पर हमारे यहां क्या हो गया प्रैक्टिस में मालूम है, हम क्लाइंट से ना बोलना नहीं जानते।
10,000 रुपया दे दिया तो काम कर लेते हैं, 5 दे दिया तो काम कर लेते हैं, कई बार तो नहीं भी दिया तो भैया कर ले, कहीं और चला गया तो, राइट? सर बंद कीजिए। अगर आपको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना नहीं आएगा तो आपकी टाइम की रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। मैं तो क्लाइंट से बोलता हूं भैया पूरे दिन का चार्ज लूंगा, वो कई बार बोलता है नहीं नहीं हम तो उनके पास चले जाएंगे। बोले जाओ, समोसा अग्रवाल वाला भी बेच रहा है और समोसा हल्दीराम भी बेच रहा है। हल्दीराम का खाना है तो 100 रुपया ही देना पड़ेगा, वरना खाओ अग्रवाल का, किसने रोका आपको? पर उससे भरोसा बिमल जी को लेके जाना है। सर गया मैं, मैडम के सामने 5 मिनट का टाइम मांगा, मैडम ने मुझे फ्रीली टाइम भी दे दिया। तो मैंने मैडम के सामने 4 पॉइंट रखे थे, और आप ध्यान से सुन के जाइएगा, कल आपके लिए आर्गुमेंट हो सकते हैं वाले। पहला मैंने आर्ग्यू किया, मैडम 17, 18, 18, 19 का तो आप मुझसे डिमांड कर ही नहीं सकते बायर से। मैडम वो 2A आया ही नहीं था। जब 2A नहीं आया था तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, बायर को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे सप्लायर ने पैसा लेके जमा किया नहीं? एम आई राइट? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल है ना, कोई विंडो है मेरे पास? मैंने कहा मैडम आप मेरे को छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था कि यहां कोई सप्लायर है जिसने टैक्स का पैसा ले लिया और फिर भी ये जमा। आप मुझे कैसे पेनलाइज कर सकते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने कहा मैडम अब तो 2A आ गया है, बट मैडम क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 2A से ये मालूम पड़ जाएगा कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है? हाँ या ना? नहीं चलेगा सर। मान लीजिए मेरी 10 लाख की टर्नओवर है, 5 लाख का मैंने आपको इनवॉइस दिया, 5 लाख दूसरे को दिया है, सिर्फ 5 का ही 1 भर रहा हूं, 5 का ही 3 भी भर रहा हूं। स्टेटस देखिएगा, फाइल दिखेगा, फाइल दिखेगा, लेकिन 5 का तो पेमेंट। सो 2A से फायदा कहां हुआ मैडम? दूसरा पॉइंट दिया मैंने। तीसरा पॉइंट, मैंने कहा मैडम एक सेक्शन दिखाता हूं आपको, आप भी बड़ा खुश होंगे सेक्शन को देख के। सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। प्रोस्पेक्टिव था, प्रोस्पेक्टिव। रेड विथ रूल 37A, डेटेड 26 दिसंबर 2020। सर कुछ मत नोट कीजिए, यूट्यूब पे, अरे थोड़ा यूट्यूब पे जाइए, विमल जी को सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ है। सिर्फ आपने मुझसे मिलने की चाहत नहीं है। भगवान जी के मंदिर आइए, भगवान जी तो बैठे हैं आपके लिए कि तू आ तो दूं, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं मेरे यहां आके दे। हैं? ये तो आप मैं मान लिया, लेकिन आप आए तो इनकी वजह से हैं। हाँ, इसमें थोड़ा मैं बीच में बोलते हैं ना, दान करने वाले के लिए कोई बंदा तो चाहिए, तो भगवान ने आज मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का कि आपको इतना प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। भूख लगी है लेकिन फिर भी भूख की बात नहीं कर रहे। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और विश्वास मैंने, मैं आपके साथ खाना खा के जाऊंगा आज आप भी खाइएगा, मैं भी खाऊंगा, और आराम से खाऊं। खाने की आराम से व्यवस्था है ना, पूरी व्यवस्था। और उसके बाद तो आपकी मीटिंग भी है। टॉपिक पे आते हैं, 41 सबसेक्शन 2। 41 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है मालूम है? 41 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर आपके सप्लायर ने पे नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with interest। मैंने मैडम से कहा मैडम अगर रिवर्सल का प्रोविजन पहली बार 1 अक्टूबर 2022 से आया है तो क्वाइट ऑब्वियस है पहले रिवर्सल का कोई प्रोविजन, पहले कोई रिवर्सल का प्रोविजन नहीं था, तभी तो आया है। अगर रिवर्सल का था तो इसको लाने की, समझ गए ना आप? मैंने कहा मैडम अगर आप मुझसे रिवर्सल मांगेंगे तो इसी में मांगेंगे,
ये एप्लीकेबल ही 1 अक्टूबर 2022 से है, तो पुराना मांग कैसे सकते हैं मुझसे? उनने इमीडिएटली बोला बिमल जी फिर हमारा टैक्स रेवेन्यू लॉस, चोरी। मैंने कहा सप्लायर को पकड़ो, सप्लायर देगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 के बाद ही आप मुझसे रिवर्सल, तीसरा पॉइंट दिया। अब मैंने चौथा पॉइंट भी उनको दिया। ये तो तब है जब पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे, तब आपको मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हमको पढ़ना कैसे है, करना कैसे है। एक वो आपने सुना इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो अक्टूबर 2024, हम सब रो रहे हैं यार गवर्नमेंट कॉम्प्लिकेटेड करती जा रही है, इतना कौन देखेगा, रिटर्न भरते हैं वो पैसा तो देता नहीं, हमारा वाला क्लाइंट पैसा तो देता नहीं है। मैंने कहा मैडम आपको मालूम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आया है अक्टूबर 24 से? बोला हाँ सुना है। हाँ वो देखेंगी तभी ना जब जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा मैडम उसमें क्या होगा मालूम है, मैं सप्लायर हूं आप बायर हैं, तो जब मैं 1 भरूंगा तो मेरे सारे इनवॉइस आईएमएस पे मुझे मेरे बायर को दिखेंगे, मेरे सारे इनवॉइस। बायर उसको एक्सेप्ट करेगा अगर उसकी इनवॉइस है तो, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो उसके 2B में जाएगा और 2B से 3B में जाएगा, और वही इनवॉइस जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया मेरे 1 में आएगा और 3B से मुझे पेमेंट करना है। यानी इनवॉइस लेवल की मैचिंग हो गई मैडम, जो पहले कभी 2A से नहीं होता था ना मैडम। मैंने अभी कहा आपको कि 2A से नहीं होता, अब होगा। तो मैडम जो अक्टूबर 24 से हो रहा है, तो पुराने के लिए आप मुझसे कैसे कह सकते हैं कि तू रिवर्स कर? आप सुन रहे हैं? मैडम के पास आंसर नहीं था, लेकिन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का भी आर्गुमेंट इसमें लिया जा सकता है। ये आपको सुन के बड़ा मजा आया होगा, बोले हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात बोले हैं। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आने वाले टाइम में जो आईटीसी रिलेटेड डिस्प्यूट होते थे ना, उसको मिनिमाइज करेगा। थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चीजों में जाना पड़ेगा। कई बार ना पढ़ना इसलिए चालू कीजिए, मुझे कोई काम नहीं है लेकिन पढ़िए जरूर। ले मैं तो बस एक ऐसे ही भाई साहब खोज रहा था, मैं एक ऐसे भाई साहब खोज रहा था जो ये पूछ ले कि अपील अलाउ हुई या सर। अभी मैडम ना डीप कंसिडरेशन में चली गई हैं। अब मैडम को ये लग रहा है कि बिमल जी को बोलूं तो क्या बोलूं, तो मैं भी अब सोच ही रहा हूं भगवान के नाम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। हो जाएगी तो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, और नहीं हुई तो आगे के लिए तैयारी कर ली। मैं सच बताऊं, भाई साहब ने क्या कहा, 90% खारिज होनी है अगर वो, अरे सर उसके साथ वो भी तो था होना। सर आप सुन तो लो सर, एक कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो हो गया वो तो साउंड कर ही सकता हूं, मैंने पब्लिक डोमेन लिंक्डइन पे डाला भी था। 240 करोड़ रुपए की डिमांड थी, गवर्नमेंट पीएसयू है, एक पैसा नीचे ऊपर 240 करोड़ कमिश्नर अपील ने अलाउ कर दी थी। 240 करोड़। अरे सर ना कभी क्रेडिट देने को तैयार नहीं, बोले वो तो पीएसयू थी ना इसलिए। सर मुझे कई बार लगता है घर का बंदा होना उसको तो कभी अप्रिसिएशन, मैंने लाइटर नोट पे लिया, मैं नहीं मैंने सीरियसली नहीं लिया, बिलीव में नहीं लिया, मैंने तो आपके सामने अपने मन की बात रखी है। कई बार मुंह से जब वर्ड निकलते हैं ना तो भीतर से निकलते हैं, तो मैंने अब मैं 74A पे आ जाता हूं, वरना फिर आप कहेंगे बिमल, अरे बाबा 337 भैया फटाफट 74A। सर लास्ट वन, अब हमारे लिए ना फ्रॉड होगा ना नॉन फ्रॉड होगा। 74A एप्लीकेबल है 24-25 से, फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम चल रहे हैं। नोटिस इश्यू होगी विद इन 42 मंथ्स,
फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। तो 24-25 की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2025। वहां से 42 मंथ्स। ऑर्डर कब पास होगा? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ सो कॉज नोटिस टू बी इशूड, प्लस 6 मंथ और ऐड कर दिए विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यहां पे एज फार एज पॉसिबल नहीं है। 42, 12 प्लस 6 टोटल 60 मंथ्स, 5 साल फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। तो चाहे वो फ्रॉड केस हो चाहे वो नॉन फ्रॉड केस हो। तो यानी जो नॉन फ्रॉड वाले हैं उनके लिए भी दुकान लंबी खुली रहेगी। और आप तो हैं ही, मैं तो यहीं आ जाता हूं, इसीलिए डर के यहीं आ जाता हूं मैं तो। हम दोनों के लिए सेम टाइम, लेकिन एक जो प्रोविजन होता था पेनाल्टी का, उसको इनने यथावत रखा है। अगर नॉन फ्रॉड है तो 10% से ज्यादा पेनाल्टी। अगर आपने सो कॉज नोटिस या विद इन 60 डेज ऑफ सो कॉज नोटिस आपने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया तो नो पेनाल्टी। आपके लिए सर पेनाल्टी, अगर आपने सो कॉज नोटिस से पहले टैक्स और इंटरेस्ट दे दिया तो 15% की पेनाल्टी। विद इन 60 डेज ऑफ सो कॉज नोटिस दे दिया तो 25% की पेनाल्टी। 60 कर दिया, पहले 30 डेज होता था। ऑर्डर के 60 डेज में दे दिया तो पेनाल्टी रिड्यूस टू 50%, और उसके बाद पेनाल्टी इज 100%। एम आई क्लियर? माइंड में रजिस्टर कर गया है? कर गया है। तो मैंने आपको 74 कैपिटल ए को भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब देखिए सर, कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे माइंड में, अभी भी बहुत क्लिक कर रहा है, ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, ऐसा भी बोल दूं। ऑर्गेनाइजर भी सोच रहा होगा भैया बंद करो, लंच हमारा ठंडा हो रहा है। आप भी सोच रहे हैं बिमल जी ने आज वाकई बहुत पकाया है। नहीं पकाया ना? तो 2 मिनट और मैं थोड़ा सा आपसे ले लूं। नया साल है सर, नया साल है, मैं बोलता रहूं। भाई साहब, हाँ कौन से भाई साहब हैं? भाई साहब है। भाई साहब बोले हम तो खाना खाने जा रहे हैं, आप बोलते रहो। खा के आ रहे हैं आप। अच्छा सर कोई इशू नहीं, कोई सर मैंने घुमाया सर। मैं सीधे अगर इनकी बात बोल दूंगा तो मजा कहां आएगा। लास्ट 2 मिनट पीछे से भैया 2 मिनट। अच्छा बिल्कुल लेंगे, पहले 2 मिनट कर ले। नया साल है, कई सीनियर एज मेरे ब्रदर हैं, कई यंग बच्चे भी हैं, बच्चे बोल रहा हूं बुरा मत मानिएगा, और कई मिडिल एज भी हैं। यहां जुड़ने का पर्पज ये था कि हम कुछ ज्ञान वर्धन करें अपना। नया साल है 2025, हम रेजोल्यूशन तो बहुत जल्दी बनाते हैं पर चलते नहीं उस पर। और मैं अपनी लाइफ का एक रेजोल्यूशन हमेशा बना के चलता हूं कि हमेशा जीएसटी करना ये नहीं, जीएसटी के अलावा भी जिंदगी है, जिंदगी को जीना है। कुछ देना भी सीखना चाहिए हमको, सिर्फ लेते रहना ना। देंगे तो बढ़ेगा, देंगे तो बढ़ेगा। Am I right? आप शाम को जाके प्यार कीजिए। आप जैसे मैरिड हैं, हमने एज के साथ चीजों को फील किया है कि हम ना कई बार बोलने में कंजूसी कर जाते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, पर बोल के देखिए बाकी वो जो अफेक्शन आता है ना, इनवैल्यूएबल, पैसे से नहीं खरीद सकते। रास्ते में खड़े होके पकौड़ी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, एक अपने उसमें से ही अपने हाथ से उसको खिलाइए।
ये ना, ये क्या है मालूम है, तू खिला, इतना मारेगी ना तेरे को। और भगवान ने भी बड़ा नियम अच्छा बनाया, किसी दूसरे को खिलाया ना तो बहुत दर्द होता है सुबह के वक्त। भाई साहब भी आज लुत्फ ले रहे हैं, बोले आपने भी खिलाई है क्या? सर मैं तो ऑलवेज खोजता रहता हूँ, कोई मिले तो खिलाऊं, कोई मिले तो खिलाऊं, लेकिन कोई टिकती नहीं है, पहले से ही बोलती है तुमसे ना ना तू जा। सर वो सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। हमने ज्ञानवर्धन की बहुत बातें की, थोड़ा हंसाना बनता था, हंसाया, लेकिन एक चीज छोटी स्टोरी के साथ, मोटिवेशन वाली स्टोरी के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग हमें क्रीप करते हैं, अच्छा कीजिए फिर भी क्रीप करेंगे, फिर भी आपकी बुराई करेंगे। हमको कई बार हर्ट करता है कि यार इतना अच्छा किया फिर भी लोग हमें नहीं मानते, फिर भी हमारी बुराई करते हैं, ऐसा क्या है? तो एक स्टोरी के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक ओल्ड लेडी थी, कईयों ने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। ओल्ड लेडी थी, तो जब भी वो खाना बनाती थी तो एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी। जैसे हम हैं, अगर ऑफिस में आप आएंगे तो फीस है, लेकिन अगर मैं यहां आऊंगा तो कोई फीस नहीं है, और यहां मैं कोई कंजूसी नहीं करता आपको देने में, दिल खोल के देता हूं। कोई ऐसा चीज है नहीं कि इसको छुपा लूं, दिल खोल के। आपको 16(2)C के चारों मैटर मुझे बताने थे, तो चारों पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए, मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है आपसे। तो उस लेडी की तरह मैं भी करता हूं कि नहीं नहीं, आज अगर मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया, कल सर मैं सूरत में था, रात को लौटा हूं, उससे डे बिफोर यस्टरडे मैं मुंबई में था, अभी भी मैं एक प्रोग्राम में था, ICAR कन्वेंशन सेंटर है पूसा रोड पे, वो हमारे जैन धार्मिक संस्था का एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां दीप प्रज्वलन करना था मेरे को। तो वहां उस प्रोग्राम को करके निकला, तो वहां थोड़ा ट्रैफिक जाम था, मुझे यहां आना था, तो मैं आपके सामने हूं। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में क्या लेके चलते हैं, कुछ अच्छा और कंस्ट्रक्टिव करना है, देना है। जब मैं आ गया तो वो एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी और अपनी खिड़की के बाहर रख देती थी। उसका पर्पस था जो भी आए लेके जाए। तो एक साधु बाबा लपक गए। साधु बाबा जब भी रोटी लेके जाते तो वो एक तकिया कलाम बोलते थे, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, और तेरा अच्छा तेरे पास चल कर आएगा, ऐसा कहते थे वो। ये लेडी सोचती थी मैं रोटी बनाती हूं, ये लेके भी जाता है, लेकिन फिर भी कहता तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, मैंने क्या बुरा किया? तो इस लेडी को बड़ा गुस्सा आ गया। तो एक दिन उसने क्या किया, गुस्से में आके जहर की रोटी बना दी, बना के बाहर रख दी, और रख के अब वेट कर रही है साधु बाबा का कि आ और लेके जा और बोल तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा। पर उस लेडी का मन जो था, और आप मानेंगे हमारे अंदर भी ऐसा मन है जो हमें अच्छा और बुरा दोनों के लिए भीतर से बोलता है। अगर आप अच्छे मन के व्यक्ति हैं, प्रभु से आपका वास्ता है, तो कोई भी गलत काम करेंगे तो भीतर से कोई आपको रोक रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मत कर बिमल, क्या? हाँ, आत्मा की आवाज आती है, रोकता है कि मत कर, क्या कह रहा, जमाने जो कह रहा है कहने दे, तू अपना अच्छा कर। तो वो लेडी बार बार सोच रही थी कि मैं वाकई गलत कर रही हूं, सही नहीं है, जो ये साधु बाबा कहते हैं कहने दे। तो बेचारी फटाफट गई और उसने वो जहर की रोटी वहां से उठाई, एक फ्रेश रोटी फिर से बनाई और बना के बाहर रख दी। अब उसका कनेक्शन ऊपर वाले से था, उसने कहा मेरा अकाउंट तो उसके पास है, मैं क्या कर रही हूं नहीं कर रही हूं वो देख रहा है, मुझे आपसे, मैंने किसको चम्मच से खिलाया ये पूछते हैं, किसको खिलाया, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे, मैंने अपनी को ही खिलाया, ये तो इनके देखने का नजरिया है कि इनको अपना दिखता ही नहीं है। लाइटर नोट पे सर, लाइटर नोट पे, नो पर्सनल। तो मेरा मन जिसके साथ है ना, विश्वास मानिए ये भी चीज मैंने फील की है लाइफ के इस एज पे आके। जब हम यंग एज में होते हैं ना, तब हम कमिटमेंट भूल जाते हैं, तब यहां भी डाल वहां भी डाल, ये भी कर वो भी कर। जब हम इस एज पे आते हैं ना, 55-60 क्रॉस करते हैं ना, आप पूछे कितना उसके सहारे की जरूरत पड़ती है।
हम उसकी जिंदगी जीते हैं सर, हम उसकी जिंदगी जीते हैं। अगर वो एक पल सामने ना दिखे ना, और वो जितना ख्याल हमारा रखती ना, रुमाल ले, गंजी ले, स्वेटर ले, शर्ट ले, खाना ले, ये मीठा नहीं लेंगे, इसमें ये इतना डालो, सर इसकी ना वैल्यू नहीं लगा सकते आप, नहीं लगा सकते आप वैल्यू, ये वैल्यू वापस नहीं आ सकते। अब इसमें ही मान लीजिए आप बोले कि आपने किसको खिलाया नहीं खिलाया, तो वो आपने व्यंग जरूर कस दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस व्यंग से आपने थोड़ा सा भीतर के जो मैसेज था उसको आपने झकझोर दिया ना। तो उस लेडी का मन अब उस ऊपर वाले से कनेक्ट हो चुका था। उसका यह था, प्रभु देख रहे हैं मैंने अच्छा काम किया है, अब मुझे आप कुछ भी कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना अच्छा, मैं तो अभी भी आज भी अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करें तो मैं वाइफ के साथ घूमने जाता हूं तो बड़ा एंजॉय करता हूं, फोटो खींचता हूं, और फोटो भी ऐसे खींचूंगा एकदम यंग लगूं। हाँ सर विश्वास, यहां आऊंगा कोट पैंट पहन के आऊंगा, लेकिन मालदीव जाऊंगा तो हाफ पैंट पहनूंगा। सर जिंदगी को जीना भी चाहिए, जिंदगी सिर्फ जीएसटी करने के लिए है नहीं सर, कमाने के लिए। अरे खर्चा न करना नहीं आया तो काय को कमाया। तो उस लेडी की बात सुन लीजिए, पहले लेडी ने रख दिया, फिर वो साधु बाबा आए, उन्होंने रोटी उठाई, और फिर वही तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास। लेडी को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि कनेक्शन ऊपर वाले से हो गया है। रात को देखती है, शाम का वक्त था, ढलते 2 वक्त मिल रहे होते हैं, उसका बेटा फटे हुए कपड़े, खून निकल रहा है, एंड चल नहीं पा रहा, नॉट एबल टू वॉक, दूर से चला आ रहा है। मां से रुका नहीं गया, मां दौड़ के जाती है, बेटे को गले लगाती है और बेटे से पूछती है, बेटा ये तूने क्या हाल बना रखा है। बेटा मां से बोलता है, मां पूछो मत, मैं जिस गांव में गया था ना वहां युद्ध हो रहा था मां, मुझे 1 महीने से खाना खाने नहीं मिला है मां, पर पता नहीं आज प्रभु का आशीर्वाद ही है मां, मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिल गए। मैंने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा कुछ खाने को है क्या। साधु बाबा ने पोटली से मां एक रोटी निकाली, और उस रोटी को खा के मां मैं आज आपके पास हूं। विश्वास मानो वो रोटी नहीं मिलती तो मैं आज वापस नहीं आता। पर मां मैं एक चीज नहीं समझ पाया, साधु बाबा ने रोटी दी और मुझसे कह रहे थे कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास चल के आएगा। पर इस मां को समझ में आ गया था कि अगर आज जहर की रोटी दे दी होती तो तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, लेकिन तूने अच्छा किया है तो चाहे कोई भी रोक ले, तेरा अच्छा तेरे पास चल के आएगा। तो टाइमिंग अगर कोई व्यंग कस भी ले तो चिंता मत कीजिए, उसे पूरा प्यार के साथ माला पहरा के दीजिए। मैंने कहा ना, ऑफिसर कोई पहला नहलाइए जिससे वो न्याय करना सीखे। आप कुंभ मेला चल रहा है, इतनी बड़ी बात चल रही है, और आप कहते हैं 17.5 में क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ऑफिसर मिल जाए मुझे। सच में ऐसा मन करता है इनकी फोटो लेके सब जगह बांटा जाए, कुंभ मेला में फ्री। नाम बता दीजिए, प्रयागराज से है। कार्टेल लगवा दिया हो कास का मैंने। चलिए सर, अब लास्ट एक पॉइंट और बोल के खत्म करूंगा। देखिए मैं 2 बजे से मैंने स्टार्ट किया, 1.5 घंटे की बात थी, 2:10 से चालू कर दिया होगा, पर 1.5 घंटे आप इतने शांति से मुझे सुनते रहे। नया साल है, मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आप सब बहुत सारे हैप्पीनेस, जॉय, पीस, प्रॉस्पेरिटी, भगवान की भक्ति जरूर कीजिए। वो है तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अभी 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 बस 1 मिनट बैठे रहेंगे। सर ने इतना बड़ा उद्बोधन दिया, इतना अच्छा उद्बोधन दिया, तो सर का सम्मान करना भी हमारा फर्ज बनता है। तो मैं संस्था के अध्यक्ष श्रीमान विनीत त्यागी जी और मधुकर गुप्ता जी, आपसे निवेदन करूंगा कि विमल जैन साहब को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। हमारे इस पूरे 2 दिन के कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान विजयपाल सिंह नागर जी, आप भी आएंगे मंच से।
अर्जुन अर्जुन गुप्ता जी भी। अर्जुन गुप्ता शीघ्रता करके आगे आ जाएं। हो जाओ खड़े। गीता है? अच्छा अच्छा। सुनील यादव जी। अरे उदित, वहां पर जो है ना अजय के पास गीता रखी है, लोगों गीता बड़ी वाली गीता, मुझे तुरंत बताओ जाके। भाग के जाओ, भाग के। बोला बड़ा कर लें, फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर हैं, आप जरा पीछे खड़े हो जाएं। कैमरा खींचेगा, यूट्यूब पे लाइव भी जा रहा है, आप केवल खड़े हो जाइए, आपको कैमरे की जरूरत भी नहीं है, आप सामने से हट जाइए प्लीज। और बड़ा गोला कर लें, विमल जी के साथ सभी का फोटो आ जाएगा। आप थोड़ा दूर खड़े होंगे तो भी आपका फोटो आएगा। DSLR कैमरा है, जूम करके अच्छा। और जिसका फोटो खिंच गया हो वो कृपया सामने से हट जाए, जिसका फोटो खिंच गया हो वो हट जाए। ओके नेक्स्ट। अब ये लोग हट जाएं जरा, नेक्स्ट लोग। जिनका